सबको म्यूट कर दिया है मैंने, एक बार अनम्यूट। थैंक यू सुकृत जी, थैंक यू। यस काजल जी, ओवर टू यू। आपने सुंदर से मैसेज की तरह थोड़ा सा बताएं हम इसके बारे में, बुक के बारे में। जी डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये बुक मैंने जब इस बुक का पीडीएफ मिला, ग्रुप पे पीडीएफ शेयर किया गया था, तो मुझे एक स्वाभाविक अट्रैक्शन हुआ इस टाइटल के प्रति कि मुझे ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी वॉइस क्लियर है फ्रेंड्स? बिल्कुल हाँ जी। और जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि ये मैसेजेस तो सब तक जाने चाहिए। और वैसे भी जब हम कोई बुक शेयरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मास्टर्स का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। और इस बुक को पढ़ रहे मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि हाँ, ये जो मैसेज है ये सब तक जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा इस बुक को पढ़ के। जो पत्री सर इस बात को बहुत बार बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मतलब आई एम गॉड एंड सो आर यू। ओशो हमेशा अपने डिस्कोर्स के शुरुआत में और एंड में कहते थे, आप सभी के अंदर आप सभी भगवानों को मेरा नमस्कार। तो इस बुक को पढ़ के कुछ ऐसा लगा कि जो डिस्टेंस हम समझते हैं ना कि हम यहाँ हैं और गॉड्स वहाँ हैं, वो एक क्रिएटर वहाँ है, वो डिस्टेंस कम हो गया, वो ब्रिज हो गया। ऐसा लगता है कि नहीं, मास्टर्स तो ये जो मास्टर्स लोग हैं, ये जो गुरु लोग हैं, जो हायर डायमेंशन के लोग, ये हमारे जैसे ही हैं। तो ये बुक का ये बड़ा पावरफुल मैसेज है कि आप भी वही हैं। वो बोलते हैं ना तत्त्वमसि, यू आर दैट। तत्त्वमसि का जो ट्रांसलेट करेंगे तो आता है यू आर दैट। तो आप भी वही हैं। ये इस बुक का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कैसे आप अपनी डिविनिटी को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपनी भगवत्ता को क्लेम कर सकते हैं, वो स्टेप मार्गदर्शन आपको इस बुक के थ्रू मिलते हैं। और आप मास्टर से बहुत करीब फील करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अरे वो वहाँ है, हम अभी यहाँ आए, हमको भी बहुत रास्ता कवर करना है, पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा हमको यहाँ तक पहुँचने में। ये वाली फीलिंग आपको बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे तो बहुत मजा आया इस बुक को पढ़ के। शुरुआत में पत्री सर, पहले जो इसकी बुक की जो ऑथर है सी अरुणा है। ऑथर तो क्या मतलब कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैसेजेस स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं। तो वो सी अरुणा जो थी वो ट्रांस में जाती थी, मास्टर्स उनके थ्रू मैसेजेस देते थे और उनके हस्बैंड जनरली नोट डाउन करते थे। ये प्रोसेस होता था। तो सी अरुणा बताती हैं कि शुरुआत 1980s में उनको स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो गई थी। वो उनके हाथ में जब बुक आई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी तो मुझे लगता है कि मतलब वो सिर्फ एक आपका एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, आपकी लाइफ का चेंज होने का पॉइंट है। मेरी भी लाइफ में जो फर्स्ट बुक आई थी वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ही थी। तो वो बुक पढ़ के ना आप मतलब कुछ शिफ्ट हो जाता है आपके अंदर कि अरे ये ऐसा, आपको ये लगता है कि अरे ये तो मैं ये सब बातें मुझे बहुत स्ट्रेंज नहीं लग रही। आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उस बुक के साथ। सो सी अरुणा की लाइफ में भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी 1980s में आ गई। 1990s में उनके जीवन में पत्री सर आए, ध्यान आया, और उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि पत्री सर तो आपको सीधा ध्यान में धक्का दे देते हैं। और इस बुक में एक पत्री सर के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है जो मैं फुल्ली अग्री करती हूँ कि इस बुक में क्या है। पत्री सर के बारे में जो मास्टर्स हैं वो ये मैसेज देते हैं कि जितना सिंपल आपका मास्टर है उतनी उसकी ग्रेटनेस है। अगर वो आपको बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसा दिख रहा है, ऑर्डिनरी इंसान की तरह आपके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, आपको खिला रहा है, उसका ऑर्डिनरी पहनावा है, कोई उसकी बॉडी पे मार्क्स नहीं है, यहाँ कोई मार्क्स नहीं है, तो उतना ही वो ग्रेट गुरु होता है। और मैं फुल्ली इस बात से आइडेंटिफाई करती हूँ, फुल्ली इस बात से अग्री करती हूँ कि वाकई इंसान जैसे जैसे ग्रेटनेस को अचीव करता है वो उतना ज्यादा सिंपल होता जाता है, उतना ज्यादा हम्बल होता जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक में जो पत्री सर के लिए लिखी थी। और एक और भी बात बहुत अच्छी लगी मुझे फ्रेंड्स, कि पत्री सर के लिए एक मास्टर बोलते हैं कि ये एक अकेले मास्टर हैं जो अपने शिष्यों को शिष्य नहीं बुलाते, चेला नहीं बुलाते, डिसाइपल नहीं बुलाते। वो बोलते हैं कि आप यू आर ऑल मास्टर्स।
तो आप उनकी हाइट को, स्पिरिचुअल हाइट को आप सोच सकते हैं कि जो किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बुलाते। इतना मैंने फुली अग्री किया इन बातों के साथ डिफरेंस। ऐसा है ना, पत्री सर हमारे बीच में रहते हैं, हमको इन बातों का कभी कभी हम इस बारे में सोच भी नहीं पाते कि अच्छा हाँ ये तो सही बात है, इतने ज्यादा सिंपल है। पहली बार जब मैंने सर को देखा था मुझे वो गुरु तो लग ही नहीं रहते, अगर उनकी दाढ़ी ना होती तो वो गुरु मुझे लगते ही ना क्योंकि वो इतने सिंपल रहते हैं, इतना सिंपल है। सबके साथ में ड्रेस, सबके जैसे ड्रेस पहनी हुई है, सबके बीच में बैठे हुए हैं, कोई पैर छू रहा है वो देख भी नहीं रहे उस डायरेक्शन में। मैंने फॉर एग्जांपल उनके जाके पैर छुए थे तो उन्होंने देखा भी नहीं, कह रहे ये तो उन सब चक्करों में फंसे हुए हैं अभी पैर छूने के चक्करों में। तो बहुत पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स इस बुक के, और हमको शायद 2 से 3 दिन लगेंगे इस बुक को कवर करने में, बट दैट्स ओके। ये जर्नी ऐसी है जो हमको खूब आराम से, खूब दिल से तय करनी है। आपको बहुत मतलब मेरे साथ आइए इस जर्नी पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो पत्री सर सी अरुणा के लिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वो एक परफेक्ट एनलाइटेंड मास्टर हैं, और मतलब क्या कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है गुरु का एक अपने फेलो मास्टर के लिए। हम शिष्य तो बोल नहीं सकते कि कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि शी इज अ परफेक्ट एनलाइटेंड मास्टर। और फ्रेंड्स एक बार ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे सी अरुणा को ऑटो राइटिंग का संदेश मिला। ऑटो राइटिंग आप जानते ही होंगे कि अपने आप आपका हाथ चलना शुरू हो जाता है। जो भी आपके पास बुक है या पेन, जो भी आपके पास पेन वगैरह होता है उससे आपका अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हो। कभी कभी तो आपको उस मैसेज का मतलब भी नहीं समझ आता, लेकिन आप ऑटो राइटिंग, वो उनकी शुरुआत ऑटो राइटिंग से हुई थी। उनको मास्टर्स दिखाई देने लग गए अपनी मेडिटेशन में, उनको ये मैसेज, उनको कॉपी पेन दिखाई देने लग गया। उसके बाद वो मास्टर से उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा तुम ऑटो राइटिंग करनी शुरू कर दो। तो ये इस बुक की इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स। सबसे पहले मास्टर जो आते हैं, जो जिनका मैसेज हम तक आता है, वो है आदि शंकरा का। आदि शंकरा जो है वो बहुत शॉर्ट मैसेज देते हैं, लेकिन वो सोसाइटी है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज के बारे में वो बात कर रहे हैं? फैमिली वैल्यूज, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की वैल्यू। आप फैमिली में रहते हैं, आप आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपको ऐसी वैल्यूज को एंडोर्स करना है, आपको ऐसी वैल्यूज को पकड़ के रखना है। ये मतलब नहीं है कि जो पुराने तकियानुसी विचार है आप उनके साथ चिपके रहे, नहीं। लेकिन एक फैमिली में, एक सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं। और यही आदि शंकराचार्य जी का मैसेज है हम लोगों के लिए कि फैमिली में, सोसाइटी में रहो। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो गुरु लोग होते थे, जो उनके जो डिसाइपल्स भी होते थे, वो होता था कि अलग हो जाओ, परिवार से अलग हो जाओ, सोसाइटी से अलग हो जाओ। लेकिन ये मैसेज आदि शंकरा जी का बिल्कुल भी नहीं है। तो मैसेज है कि फैमिली में रहो, सोसाइटी में रहो। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सोसाइटी में जो तकियानुसी बातें हैं वो आप एक्सेप्ट करते रहो, उनके अगेंस्ट आप जरूर खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मैं चाइल्ड मैरिज के बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं बॉन्डेड लेबर के बहुत अगेंस्ट हूँ, तो ये मतलब नहीं कि आप वैसे ही एक्सेप्ट करो, पर मतलब ये है कि वहीं रहो, उसी सोसाइटी में रहने की कोशिश करो, और तभी आप अपनी सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ध्यान करने की वजह से अगर आप सब लोग हिमालयाज में चले गए होते तो कौन बाकियों तक ये मैसेज कौन पहुंचाता? तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम सोसाइटी में ही रहें, फैमिली के साथ ही रहें, और सब तक अपना ज्ञान प्रसारित करें। जो भी आपको आता है ना फ्रेंड्स, वो आपकी लाइफ में आपको इसलिए मिले कि आप शेयर कर सको। इसीलिए नहीं मिला कि आप अपने तक रखो। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था, जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे शेयर करनी है, और मुझे तो बहुत अजीब भी लगता था कि मैं सबके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे हेजिटेशन थी कि मैं किससे शेयर करूंगी, मुझे क्या शेयर करना, नहीं मैं अपना ही पढ़ती हूँ वही ठीक है। तो वो मेरे ड्रीम्स ने थैंकफुली मुझे लीड किया राइट पाथ की तरफ। लेकिन हम इस बात को जानते नहीं है कि जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपको और नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बुक्स देख रही थी अपने ड्रीम्स में, उसका मुझे डिकोड नहीं हो रही थी कि वो कौन सी किताबें हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शेयरिंग नहीं शुरू की थी, वो चैनल बंद था आगे से। पीछे से तो ज्ञान आ रहा था लेकिन आगे से चैनल बंद था, तो वो वैसे ही रहा जब तक कि मैंने शेयरिंग करनी नहीं शुरू की। तो ये आदि शंकरा जी का मैसेज है हमारे लिए। फ्रेंड्स, सेकंड मैसेज के लिए आते हैं रावण। और रावण बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज देते हैं। कहते हैं कि 10 महीने की मेडिटेशन में आप बिल्कुल मेरे जैसे हो सकते हो।
मैंने जो शक्तियां प्राप्त करी, आप भी वो सब शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है। मतलब एक मास्टर आपको आके ये बता रहा है कि 10 महीने की मेडिटेशन में आप मेरे जितनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। तो मैं तो सोच रही थी कि मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन हम करते कितना है मेडिटेशन, हम कितनी देर बैठते हैं। हो सकता है 10 महीने में लग के हमने बैठ के देखा ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी 1 घंटा बैठ गए, एट द मैक्स कभी 2 घंटा बैठ गए, तो लग के इतनी देर बैठ कर देखा नहीं। पर रावण का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, रावण मास्टर का, कि आप 10 महीने में मेरे जितनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आप शिवा से कोई भी गुण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आप गुण को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आशीर्वाद? कोई भी आप सिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शिवा से कोई भी आप गुण प्राप्त कर सकते हैं। रावण कहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं एग्जीबिशनिस्ट था, मैं प्रदर्शन करता था। आपने कभी भी रावण को देखा होगा, उसके 10 सर दिखाए जाते हैं। वो 10 सिर का क्या मतलब है? उसको इतनी उसकी अवेयरनेस बढ़ी हुई थी, 10 प्रेजेंस के बराबर उसकी अवेयरनेस थी। पर वो कहते हैं कि मैं एग्जीबिशन करता था, मैं दिखाता था सबको कि हाँ मेरे 10 सिर हैं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली राम मेरे मास्टर थे। हमको क्या लगता है कि हमको लगता है कि राम और रावण में दुश्मनी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। राम और रावण ने अपनी लाइफ एक साथ स्क्रिप्ट की थी, एक साथ उन्होंने अपनी लाइफ लिखी थी। और रावण कहते हैं कि इनडायरेक्टली राम मेरे मास्टर थे। और सीता ने भी उनकी एवोल्यूशन में उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी मृत्यु होनी ही थी। शायद उनका यही आउटलुक था कि वैसे ही उनकी मृत्यु होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत एग्जीबिशनिस्ट था, बहुत प्रदर्शन करता था, और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता था। तो रावण की लाइफ से हमको ये मैसेज मिल रहा है कि हमको इतना सेल्फ इंपॉर्टेंस में नहीं आना। सेल्फ इंपॉर्टेंस में क्या है फ्रेंड्स? हमारी जो मैं रहती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना सब कुछ किया। तो ये हमारी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है, हम रावण के मार्ग पर चल रहे हैं। जब भी हम सोचते हैं ना कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम तो ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो स्पेशल होने में ही हम पतन के रास्ते में जा रहे हैं। हमको ये समझना है कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। जब वननेस में जीते हो तो कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, हर कोई अपना रोल प्ले करता है। अपनी जितनी भी एबिलिटी है, जितनी हमारी एबिलिटी है, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी आप अपना रोल प्ले करते हैं। मैटर नहीं करता आप छोटे हैं बड़े हैं, बस अपना काम कीजिए पूरे शिद्दत से, पूरे प्रेम भाव से और पूरा दिल से उस काम को कीजिए, और आप अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। बस पूरा एक होल में अपना, जैसे आपकी बॉडी में एक सेल्स हैं, आपकी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, फिर वो ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है। अगर कोई ये कहे कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस का मैसेज है रावण का हमारे लिए कि अपने आप को ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट मत समझो। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें सबसे बड़ा स्टॉपेज यही है, मैं बहुत बड़ा हूँ। ये रावण का मैसेज है फ्रेंड्स हमारे लिए। रावण को सीता ने वहां पर जब सीता को उठाकर ले गए थे, तो सीता ने वहीं पे ही रावण को बदल देना था। बेसिकली प्लान ये था, फर्स्ट प्लान ये था कि जब वो सीता को उठाकर ले गए हैं, तो वहीं पर ही वो देखता है, रावण देखेगा कि अच्छा सीता कितनी डिवोटेड है राम के प्रति, और वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो प्लान बी पर श्री राम को उसको आकर मारना पड़ा। तो जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है वो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा पतन का कारण है फ्रेंड्स। दूसरी चीज जो मैं इस बुक में नहीं है, लेकिन मैं जरूर ये बात मैंने बहुत जगह पढ़ी है बात, और बहुत समझी भी है इस बात को, कि जब हम सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और जब मैंने लोगों को मेडिटेशन एकदम से स्टार्ट हो गया था साइमल्टेनियसली, कि लोगों को मेडिटेशन भी सिखाना शुरू कर दिया, तो क्या होता था कि लोगों को कुछ दिखने लग जाता था, मुझे तो कभी कुछ दिखा ही नहीं था। मुझे लगा अरे इनको तो मैंने सिखाया और इन सबको तो इतना कुछ दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो लेकिन आज जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो आज मैं इस बात को समझती हूँ कि ये जो सिद्धियां हैं ये भी आपकी लाइफ में आपको रोकती हैं। अल्टीमेट क्या है हमारी लाइफ में?
आप में से कोई बता सकता है अनम्यूट करके? हम सब एक सिद्धियों के पीछे जाए, हम मेडिटेशन क्यों करते हैं ये बताइए, क्या पाना चाहते हैं मेडिटेशन से, ये बताइए, कोई बता सकता है? अनम्यूट करिए अगर आप बता पाएंगे तो। हैंड रेज कर सकते हैं? हाँ, या हैंड रेज कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। ये अनम्यूट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आप सब मेडिटेटर्स हैं, आप मुझे बताओ हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? हाँ जी, रिचा कोहली जी, बोलिए मैम। फॉर आवर इनर पीस। चलो ठीक है, आपको इनर पीस भी मिल गया। फिर देखिए, कुछ मेडिटेशन करने के कुछ ही दिनों में आपको शांति मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ ही दिनों में आप चिक चिक में नहीं पड़ते किसी के साथ भी, है ना, कुछ ही दिन में ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप अपनी आपकी जो बीमारी है आप उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि इसने मुझे कोई लेसन सिखाना है। हम फिर क्यों मेडिटेशन करें अभी तक? हु एम आई, ये जानने के लिए, अपने आप को बेटर जानने के लिए, राइट। अपने आप को जानने के लिए। राधा जी कह रही है या फ्रेंड्स, बेसिक जो हम लोगों का जो पाथ है, अल्टीमेट पाथ है, वो सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, वो विजन्स देखना भी नहीं है। लास्ट पाथ है जो हम सबको जिस पाथ पे जाना है वो है सर्विस का पाथ, जो मिला है उसको बांटने का पाथ, सबको ऊपर उठाने का पाथ। जब आप सबके लिए काम करने लग जाते हैं, जब आप अपना समय सबको देने लग जाते हैं, जब आप ये नहीं सोचते कि छोटा है बड़ा है, इसको समझ आएगा नहीं आएगा, आप जो है आप सर्विस के मार्ग पे आ जाते हैं। तो सर्विस का मार्ग जो है वो सर्वोत्तम मार्ग है। कभी आप पत्नी सर को नहीं देखेंगे कि वो आपको बोले कि आपको थर्ड आई विजन आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। वो आपको कहते हैं सिखाओ, जाओ और सिखाओ। वो डायरेक्ट आपको सर्विस के पाथ पर डालते हैं, बिकॉज सर्विस का पाथ हाईएस्ट पाथ है। इसी बुक में एक पॉइंट पर ये भी बात आती है कि बुद्धा ने क्यों ध्यान किया, बुद्धा को क्या जरूरत थी ध्यान करने की? बुद्धा को विजन्स देखनी थी? नहीं, बुद्धा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी सबकी मदद करने के लिए, कि मैं इन सबकी मदद करूं। और इस बुक में एक और भी बात बहुत सुंदर है कि पत्री सर के बारे में ही बात है कि पत्री सर के बारे में एक मास्टर बोलते हैं कि वो कितना आप सभी को कितना प्यार करते हैं, कि वो आप सभी को चाहते हैं कि आप सब इस मार्ग पर आए, चाहे कभी गुस्सा करके, चाहे कभी आपको थोड़ा डांट के, लेकिन उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप सभी आगे बढ़े, आप सभी ध्यान मार्ग पर आए। तो ये ध्यान मार्ग सर्वोत्तम मार्ग, और ध्यान के बाद हमने अल्टीमेटली क्या करना है, बांटना है, सर्विस करनी है। आज पत्री सर को क्या मतलब, वो तो एनलाइटेंड मास्टर हैं, फुली एनलाइटेंड मास्टर हैं, बहुत हाई मास्टर हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी आने की यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी जगह ट्रैवल करने की, हर रोज दिन हर महीने हर समय, क्यों? उनको क्या जरूरत है? क्योंकि सिखाना सब आगे खुद को जाना। हाँ, हम सब वननेस में और सर्विस का मार्ग, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आप सर्विस के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर ना सभी के प्रति करुणा भाव आ जाएगा कि हाँ मैंने अपने आप को इस जंजाल से छुड़ा लिया, बाकी लोग भी अपने आप को इस जंजाल से छुड़ाएं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये भाव आ जाएगा। तो रावण हमको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंट मत बनो, अपने ज्यादा अहम में मत आओ, जैसे कि मैं आया था। और दूसरी बात तो कहते हैं कि आप आधी नॉलेज आपके लिए बहुत खतरनाक है। आधी नॉलेज का क्या मतलब है फ्रेंड्स? अब आधी नॉलेज का मतलब है कि आप मान लीजिए आप ध्यान शुरू करते हैं, आपको थोड़ी विजन्स दिखती हैं, आपको अपनी पास्ट लाइफ दिखती है। बड़े लोगों को लगता है कि मैं राजा था, बड़े लोगों को लगता है मैं रानी थी, तो बाकी नॉर्मल लोग कौन थे भाई? अगर हम सब राजा रानी थे तो नॉर्मल लोग भी थे कि नहीं थे? तो सभी का जन्म अलग अलग, तो हमको लगता है, हाँ हमको लगता है कि हम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। और अब हमको क्या है कि अब जब आपको आधी नॉलेज है तो आप ये नहीं जानते कि आप ही पहले मिनरल किंगडम में थे, आप ही फिर प्लांट किंगडम में थे, आप ही फिर जीव जंतु बने, और आप ही उसके बाद मनुष्य बने। ये नहीं आप जानते। आप सिर्फ जानकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ जी मैं तो किंग था, मैं क्वीन थी इस जमाने में, मैं बहुत रिच था, मैं बहुत बड़ा आर्मी का चीफ था, या ऐसे करके आप इन सब बातों से खुश हो जाते हैं। हाफ नॉलेज वो रावण कहते हैं बहुत डेंजरस है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर किताबों को पढ़ने पर बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि किताबें भी कई लोगों की एनलाइटनमेंट का द्वार खोलते हैं। जैसे पत्री सर खुद कहते हैं कि उनकी एनलाइटनमेंट बुक से हुई जिसका नाम है यू फॉरएवर।
अगर आपने वो लॉब्सेंग रामपा जी की बुक कभी सुनी है, पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बुक है और उससे आप कई लोगों के एनलाइटनमेंट के दरवाजे खुलते हैं। Yes. कुछ पढ़ तो भी रावण कहते हैं दोनों से बच के रहो, सेल्फ इम्पोर्टेंट मत बनो ज्यादा और ज्यादा आधी नॉलेज को मत पकड़ो, छोड़ दो उसको। फ्रेंड्स, नॉलेज जो है ना उसका कोई अंत नहीं है। आज जो आप कल जो आप जब बातें जानते थे उससे ज्यादा बातें आज आप जानते हैं। तो हमेशा हमको ओपन माइंड रखना है कि ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकता है, और उसको हम कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करें, अपनी नॉलेज को कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करें। इसके बाद फ्रेंड्स मैसेज देते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, आप सबको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका की स्टोरी मालूम ही होगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे और प्रहलाद और उनमें हमेशा टसल रहती थी। वो प्रहलाद को खत्म कर देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद हमेशा नारायण का नाम लेते थे। नारायण उनके मुख पर हमेशा नारायण का नाम रहता था। आपने जो कुछ भी सुना हो हिरण्यकश्यप की स्टोरी के बारे में, अब हिरण्यकश्यप हमें अपना मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव का बहुत बड़ा डिसाइपल था, और पर लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं बाकी किसी मास्टर को एक्नॉलेज नहीं करता था। मैं ये मानता था कि और कोई मास्टर है ही नहीं, जो है शिव ही है। तो कहते हैं कि प्रहलाद जो मेरा बेटा आया वो मुझे यही आईना दिखाने के लिए आया कि सिर्फ शिव नहीं है, और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं। और वो कहते हैं कि मैं मनी मनी इस बात को जानता था कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसका क्या काम था मेरे मुंह से ये बात बुलवाना कि हाँ और भी मास्टर्स हैं, और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं। सभी मास्टर्स को हमको एक्नॉलेज करना है, सिर्फ एक शिवा को हमको एक्नॉलेज नहीं करना, सभी मास्टर्स को हमको एक्नॉलेज करना है। मेरा बेटा मेरे मुंह से ये बात निकलवाने के लिए आया था। मैंने बहुत कोशिश करी उसको परेशान करने की, लेकिन वो हमेशा नारायण का नाम लेता था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नारायण से बहुत चिढ़ थी। तो वो नारायण का नाम लेता था। वो नारायण एक ग्रेट मास्टर थे, लेकिन मैं उनसे चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि जो है वो शिव ही है, शिव ही है जो है। तो जब हम दूसरे मास्टर्स को एक्नॉलेज नहीं करते, जैसे हम कभी कहते हैं कि जी मैं तो काली का भक्त हूँ, बस का बात खत्म। जी मैं तो जो है वैष्णो माँ का भक्त हूँ, या हम बोल देते हैं कि मैं जो है हम शिव भक्त हैं, तो हम बाकी मास्टर्स को एक्नॉलेज नहीं करते। हिरण्यकश्यप हमको ये मैसेज देते हैं कि आप सभी मास्टर्स को एक्नॉलेज कीजिए, ये सभी मास्टर्स हैं। और आप वो ये भी कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि आप हर समय इन मास्टर्स से घिरे हुए हैं, आप नहीं जानते, लेकिन आप हर समय इन मास्टर्स से घिरे हुए हैं। तो इट्स टाइम कि आप सभी मास्टर्स को एक्नॉलेज कीजिए। दूसरे मास्टर्स में कमियां मत निकालिए, अपनी जो जीवन है उसको वेस्ट मत कीजिए। ये जो कहते हैं मैसेज देते हैं कि अपनी इस इनकारनेशन को वेस्ट मत करो। फ्रेंड्स, हम कैसे अपनी इनकारनेशन को, अपने जन्म को कैसे वेस्ट करते हैं? बहुत यूजलेस चीजों के पीछे भाग के, पैसे के पीछे भाग के, बड़ी गाड़ी के पीछे भाग के, बड़े घर के पीछे भाग के, बहुत सारे पार्टनर्स के पीछे भाग के हम अपने उस जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। बहुत सारे मास्टर्स इस बात को बोल के गए हैं। कबीर दास जी की मैं इस बारे में बहुत फैन हूँ। वो कहते हैं कि हीरा पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया आपने इस गठड़िया में, ये जो गठड़ी आपकी बॉडी है इसमें आपने हीरा पाया, लेकिन आपने उसको नहीं पहचाना, आप खुद ही नहीं जानते कि आप एक हीरे के ऊपर बैठे हैं। तो हम सभी मास्टर्स का ये मैसेज है कि आप जो है इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि आपके सभी मास्टर्स आपके आसपास हैं। हिरण्यकश्यप हमको ये मैसेज देते हैं कि आपके आसपास सभी मास्टर्स हैं। एट ऑल टाइम्स यू आर सराउंडेड बाय मास्टर्स, और आप जो है किसी मास्टर को रिब्यूक मत कीजिए। पत्री सर भी ये कहते हैं सबसे ज्ञान लो। अल्टीमेटली वो भी तो हिरण्यकश्यप के मैसेज को एंडोर्स कर रहे हैं, वो भी तो आपको कह रहे हैं सबसे ज्ञान लो, लेकिन अपनी कॉमन सेंस को मत छोड़ो, अपनी कॉमन सेंस को मत छोड़ो और सभी से ज्ञान लेते रहो। तो आपको ये मैसेजेस जो है इसमें, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी ग्रेट मास्टर्स के जो मैसेजेस हैं वो सारे पत्री सर में आके कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि वही आपको कहते हैं कि आप मास्टर हैं, आप ध्यान कीजिए, आप मास्टर हैं, सभी मास्टर्स से ज्ञान प्राप्त कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए। तो मतलब उन्होंने तो आपको उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपके भागने के लिए स्पिरिचुअलिटी से दूर। उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले। अच्छा तुम किताब ज्यादा पढ़ते हो, चलो ये वाली किताबें पढ़ो। अच्छा तुम ध्यान में बहुत देर बैठ सकते हो, चलो ध्यान में बैठ जाओ। तो ये उन्होंने पूरा बहुत वेल एग्जीक्यूटेड, जो बोलते हैं वेल एग्जीक्यूटेड उनका ये है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें मैसेज देने के लिए आते हैं विभीषण। और विभीषण आप सब जानते हैं कौन थे? विभीषण रावण के भाई। हाँ, रावण के भाई।
विभीषण कहते हैं अपने मैसेज में कि मैं बहुत नॉर्मल इंसान था, मेरे सब भाई राक्षस थे, मैं सोचता था कि मैं क्यों इनके जैसा नहीं हूँ, मेरे में ही क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों इनके जैसा नहीं हूँ। उनको ये बहुत जो है बात खलती थी कि मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं इन लोगों के साथ के साथ एक फील नहीं करता, मैं फील करता हूँ मैं इन लोगों से अलग हूँ। फ्रेंड्स, इस मैसेज में वो कहते हैं कि यही मेरा चैलेंज था कि ऐसी कंडीशंस में रहकर जहां पर आप सभी राक्षस टाइप के लोगों से घिरे हुए हैं, तब भी आप अपनी मॉरल स्टैंडर्ड्स को नीचे ना आने दें, तब भी आप स्पिरिचुअलिटी का मार्ग ना छोड़ें। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या हमको ये जो विभीषण वाला केस है हमको घर घर पे देखने को नहीं मिलता? या आपके घर में मान लीजिए सब नॉनवेज खाते हैं, आप छोड़ के बैठ गए, वो आपको कहते हैं अरे अब एक नया नाटक शुरू कर दिया, अभी तक नाटक कम थे, अब एक और नाटक हो गया कि अच्छा जी मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा, या अच्छा जी मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगी। ऐसे ही होता है। तो आपको ये जो लोग आपको मिल रहे हैं उसमें आपका भी तो वही पार्ट है। आपको अच्छा लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम सर क्या करें, मैम क्या करें। तो ये चैलेंज आप लेकर आए थे, जिसे विभीषण लेके आए कि आप इन लोगों के बीच में रह रहे हैं लेकिन आप अपना धर्म नहीं त्याग कर रहे। अपने धर्म को ना त्यागना ही विभीषण का मैसेज है हमारे लिए कि कैसे आपके अराउंड सारे राक्षस लोग, आपके अराउंड सब कुछ गिर रहा है लेकिन आप जो खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है लेकिन आप अपना रास्ता नहीं बदलते, आप अपनी ह्यूमैनिटी को टाइटली कस के पकड़ के रखते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी का आप पाथ नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि मैं 7th बॉडी कॉन्शियसनेस का मास्टर हूँ। किसी का खुला हुआ है ऑडियो, आई गेस बहुत आवाज आ रही है पीछे। यस, एक मिनट सबको म्यूट कर लेती हूँ। ओके यस, विभीषण कहते हैं कि मैं 7th बॉडी कॉन्शियसनेस का मास्टर हूँ। अब तो आप देखिए कि विभीषण को हम ये ना कोई बार बार हो रहा है, सबको म्यूट कर दीजिए, यस, बार बार अनम्यूट करें। यस काजल जी, विभीषण कहते हैं मैं 7th बॉडी कॉन्शियसनेस का मास्टर हूँ। फ्रेंड्स, हमारी 7 बॉडीज हैं, हम सब जानते हैं। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आपके 7 शरीर है। ये तो आपका आउटर मोस्ट शरीर है, फिजिकल शरीर। फिजिकल शरीर के बाद आपका एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी आ गई, एस्ट्रल बॉडी आ गई, मेंटल बॉडी आ गई, कॉजल बॉडी आ गई, निर्वाणिक बॉडी आ गई, एक और बॉडी आती है बीच में। तो एक जो निर्वाणिक बॉडी है वो लास्ट बॉडी है। निर्वाणिक बॉडी 7th बॉडी है आपकी, तो हाईएस्ट बॉडी कॉन्शियसनेस में है सब विभीषण। तो कहते हैं कि देखो मैं कहाँ आ गया, मैंने अपने भाइयों की जैसा नहीं था, मैं उनसे अलग था। मैंने अलग रहना ही प्लान किया, मैंने चूज किया कि मैं उनसे अलग रहूं, मैं उनके पाथ पर ना चलूं। और तुम देखो आज मैं कहाँ हूँ, और तुम भी इस बॉडी कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हो। सब मास्टर्स का फ्रेंड्स हमारे लिए कितने जबरदस्त टाइम्स में हम रह रहे हैं कि सब मास्टर्स हमको यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी हम तक पहुंच सकते हो। मतलब जो गैप आपको आज तक हमें गैप दिखता था। मैं कल इंडियन आइडल का किसी ने क्लिपिंग भेजी थी, उसमें एक लड़की आई फ्रेंड्स जो कि मेंटलिस्ट थी, मतलब वो किसी का भी दिमाग पढ़ लेती थी। तो उसने अनु मलिक का दिमाग पढ़ लिया कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, कौन सी दिन के बारे में सोच रहे हैं। तो अनु मलिक फटाफट से अपनी चेयर से खड़े हो गए और उस लड़की के पास गए और उसके पैर छूने की कोशिश करने लगे। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है ना, मतलब कि हम दूसरे को समझते हैं कि अच्छा ये तो भगवान टाइप है, बहुत ऊपर है ये हमसे, ये जो हमारी गलत विचार है वो मास्टर्स इस बुक में चैलेंज कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि नहीं तुम में भी यही है, जो हम में है वो तुम में भी है, बस तुम अपनी ह्यूमैनिटी को पकड़ के रखो, तुम अपनी मेडिटेशन को पकड़ के रखो और तुम भी हम जैसे ही हो। ये बहुत पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स इस बुक का। इसके बाद हमको मैसेज देने के लिए आते हैं अश्वत्थामा। आप लोग जानते हैं अश्वत्थामा कौन है? कौन है अश्वत्थामा फ्रेंड्स? आप लोग अश्वत्थामा को नहीं जानते, मैं सरप्राइज हूं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे थे अश्वत्थामा, और उनको चिरंजीवी बोलते हैं। चिरंजीवी मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो उनसे वो आए मास्टर अरुणा के थ्रू, अश्वत्थामा जी। और अश्वत्थामा जी जो है वो उनसे वो कहते हैं कि मैं तब से मेडिटेट कर रहा हूँ जब से मैं 4 साल का हूँ।
जब से मैं 4 साल का था मैं तब से मेडिटेट कर रहा था। और मैं हमारा टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था, मुश्किल टाइम था बहुत। हम लोग दिन में 20-20 घंटे काम करते थे और सिर्फ 3 या 4 घंटे का हमको कॉन्शियस रेस्ट मिलता था। और उसके बाद हम अब ये उनको अब कौरवों और पांडवों में बीच में शुरू से ही थोड़ी जेलसी रहने लग गई। और जो कौरव थे वो बहुत पावर हंग्री थे, उनको सब जो बेसिकली जो दुर्योधन था वो बहुत पावर हंग्री था और वो यही उसको सब कुछ अपने लिए चाहिए था। तो दोनों जो दोनों साइड्स थी फैमिली में उनके बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई। तो कहते कि हमने कोशिश करी, थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी कि दरार को भरे, लेकिन किसी ने कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कहते कि हम सब अपने आप को परफेक्ट करने में लगे हुए थे। कैसे परफेक्ट करे थे? अपनी मेडिटेशन के जरिए, कि हम सब मेडिटेशन करें और परफेक्ट करें। क्यों? क्योंकि शायद उनको मालूम था ये ऑलरेडी कि कुरुक्षेत्र का वॉर तो शायद होना ही है। तो सब अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में लगे हुए थे मेडिटेशन के जरिए। और उनका अब अश्वत्थामा का क्या चैलेंज था? गुरु द्रोण जो थे वो कौरवों के गुरु थे और गुरु द्रोण को भी उसी कैंप में रहना था। और जो भीष्म पितामह का चैलेंज था वही गुरु द्रोण का चैलेंज था, वही अश्वत्थामा का चैलेंज था कि धर्म के साथ होते हुए भी आप जो है इन 100 कौरवों के साथ है। होना शायद आपको दिल से आप शायद पांडवों के साथ होना चाहते थे, लेकिन वो उनको होना इन कौरवों के साथ ही था। तो ये 100 कौरवों के साथ के हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा चैलेंज ये था। ये चैलेंज में हम खुद चुन के आते हैं। बड़े मजे की बात है। आपको लगता है, आपको कभी भी किसी सर्कमस्टेंस में लगे ना अपनी लाइफ में कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं है, मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये चैलेंजेस आप खुद ही लेकर आए हैं और किसी ने आपके ऊपर ये चैलेंज जो है फोर्स नहीं किया। आप खुद ही चैलेंज लेके आए क्योंकि आपको यहाँ से कुछ सीखना था। तो इसीलिए गुरु द्रोण के जो बेटे हैं अश्वत्थामा, वो अपने चैलेंज को खुद प्लान करके आए थे कि अच्छा हम इन्हीं 100 कौरवों के साथ रहेंगे, चाहे हम इनके साथ दिल से हो चाहे ना हो, लेकिन हम इन्हीं कौरवों के साथ रहेंगे। और वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं चिरंजीवी हूँ। चिरंजीवी का मतलब क्या है? सेम बॉडी में। मतलब आपको अपना शरीर कभी भी आपका शरीर जो है वो 60 साल चल जाता है, 70 साल चल जाता है, 80 साल चल जाता है। दिलीप कुमार है तो 98 साल भी चल जाएगा। तो वो जो अश्वत्थामा चिरंजीवी है वो आज भी अलाइव है। श्री अरुणा उनसे पूछते हैं क्या हम आपको देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम एक हाई वाइब्रेशन में हो और तुम बिल्कुल मुझे देख सकते हो, लेकिन अभी तुम मैसेज पे फोकस करो। उनको अश्वत्थामा बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि वो पूछते हैं कि आप कैसे चिरंजीवी बन सकते हैं, आप कैसे हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो कहते हैं कि जब आप चिरंजीवी होते हो तो आप बेसिकली लोगों की इतनी मदद करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आप हमेशा बॉडी में रहो। फ्रेंड्स, क्या हम इस चैलेंज को ले सकते हैं? हर कोई इस चैलेंज को ले सकता है कि आप लोगों की इतनी मदद करने की डिजायर आप में इतनी स्ट्रांग है कि आप हमेशा शरीर में रहें। ये डिफिकल्ट चैलेंज है। हम लोग कुछ समय बाद थक जाते हैं। कई लोगों को अपनी लाइफ के एंड में मैंने कहते हुए सुना कि बस अब बहुत हो गया, अब तो बस अब बहुत हो गई ये जर्नी। लेकिन अश्वत्थामा जी ने ये चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा। और जो मेरी जो बॉडी है ना, ये कुरुक्षेत्र वॉर का मार्क रहेगा कि हाँ ये कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था और तब से ये अश्वत्थामा की स्टोरी चलती आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये अश्वत्थामा जी का हमको मैसेज है। उनसे सीएम पूछते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? तो वो कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए कोई एडवाइस नहीं। आपके बच्चे ऑलरेडी परफेक्ट मास्टर्स हैं। बस आप उनको थोड़ा सा मेडिटेशन में बिठा दीजिए। आप उनके साथ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स। हमको हमारे घर में जब भी झगड़े होते हैं 2 जनरेशंस के बीच में, मदर और उनके बच्चों के बीच में, या फादर और उसके बच्चों के बीच में, हमको लगता है बच्चे गलत है। लेकिन ये हम नहीं मान पाते उस पॉइंट पे कि ये सब मास्टर्स हैं और हम सिर्फ उनको वो अश्वत्थामा कहते हैं कि सिर्फ उनको ध्यान में बिठाइए थोड़ी देर, बस आपका यही काम है, बाकी दे आर परफेक्ट मास्टर्स। तो ये सेम बात मैंने पत्री जी को कई बार बोलते सुनिए कि जो आपके बच्चे हैं वो परफेक्ट मास्टर्स हैं और आप सिर्फ उनको थोड़ा ध्यान में बिठाइए। और फ्रेंड्स, मतलब ध्यान में बिठाए मतलब कि ये भी बात पत्री सर ने बहुत बार बोली है दैट इफ यू आर नॉट अ मेडिटेटर डोंट हैव चिल्ड्रन। बहुत बड़ी बात है लेकिन बहुत सही बात है, क्योंकि आप किस तरह की आत्मा आपके शरीर में आती है वो डिपेंड करता है। अगर आप मेडिटेटर हैं तो आपके शरीर में एक उन्नत आत्मा आएगी, और अगर आप नॉन मेडिटेटर हैं तो आपके जो उस समय जो विचार होंगे सेक्स एक्ट के दौरान वो उसी विचारों की आत्मा आपके शरीर में आएगी।
तो बच्चे मेडिटेशन का रास्ता चुने, वो बहुत लार्ज पार्ट डिपेंड करता है कि क्या उनके पेरेंट्स भी मेडिटेटर हैं। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि आपको बताना नहीं पड़ता कि उनको क्या करना है लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली जानते हैं, आपको उनको पाथ दिखाना नहीं पड़ता। मेडिटेशन आपको सारे रास्ते दिखा देती है, आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं। कुछ आपके होते हैं सोल टैलेंट्स होते हैं, हर सोल के अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, लेकिन हम सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं, अरे तुम इंजीनियर नहीं बने। मेरे पे बहुत प्रेशर था फ्रेंड्स डॉक्टर बनने का, तो मैं जानती हूँ इस बात को कि बहुत प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो लेकिन जो बच्चे जो हैं, जो मेडिटेटर बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली जानते हैं कि उनको क्या करना है लाइफ में। उनको आपको बोलना नहीं पड़ता कि तुम ये कर लो, तुम पढ़ लो, तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो, ये सब नॉनसेंस खत्म हो जाती है अगर आपके बच्चे मेडिटेटर हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। हाँ, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं आप मेरी बात सुन के उनको फोर्स करना शुरू कर दें अपने छोटे छोटे बच्चों को, वो नफरत हो जाएगी उनको मेडिटेशन से। आप सिर्फ अपना खुद मेडिटेट कीजिए और आप अपनी मेडिटेशन में ही अपने बच्चे से बात कर सकते हैं कि आप जो है आप मेडिटेशन करो, बस इतना ही। फोर्स मत कीजिएगा कभी भी किसी को, जिसको आप फोर्स करेंगे उसको रेजिस्टेंस हो जाएगी, उस चीज से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। तो किसी को भी फोर्स मत कीजिए, ये बात याद रखिए कि आपके बच्चे जो हैं दे आर नॉर्मल नेचुरल मास्टर्स। मैम एक बात पूछना चाह रही हूँ, मेरी 25 साल की बेटी है, तो कई बार तो बैठती है 2 मिनट 3 मिनट, फिर मेडिटेशन हो जाता है, छोड़ देती है मेडिटेशन। कितने साल की? 25 साल की है वो, और जॉब भी करती है, और कितना उसको मतलब मैं बहुत सिखाती भी हूँ, मेरे को बैठी बैठे देखती भी है, लेकिन बोलती मम्मी आप करो हम लोग का हो जाएगा, बोले ऐसे नहीं होता है। तो फिर मैं एक मास्टर से पूछी थी, तो वो उन्होंने बोला कि आप जिसको अपने परिवार में सिखाना चाहती है तो उनको मेडिटेशन में अपने साथ बैठा लीजिए, मतलब माइंड से कि वो दोनों मेरे साथ बैठ कर मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो भी एक तो रास्ता सही है ना, यही रास्ता है हमारे पास, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एक परिवार में बहुत फोर्स नहीं करती, अब मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा दिल से मन है कि मैं उसको सिखाऊं। मैंने खुद बहुत फोर्स किया अपने फैमिली मेंबर्स को। इनफैक्ट मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की थी मैंने कितने फ्रेंड लोग को बोला, कितना कुछ किया, लेकिन सब 1-2 मिनट 3 मिनट बस, फिर तो बात करना ही बंद कर देती है मेरे से। तो वही हमको ये नहीं करना है कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से इस बात को सीखना है कि किसी को फोर्स नहीं करना अपने ध्यान करने के लिए, चाहे वो आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। आप किसी को जबरदस्ती नहीं फ्रेंड्स किसी भी मार्ग पे डाल सकते। इसलिए तो मैं इतना कुछ क्लासेस कर रही हूँ आप लोगों का, पीएमसी गुजरात से जुड़ी हुई ना, अभी एक सेशन खत्म हुआ तुरंत आपका ज्वाइन कर दिया। तो ये अर्थ आवर कर रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ मतलब इतना कुछ सीखा है कि मतलब स्पीच मेरा अभी गला खुला नहीं है कि मैं बोल सकती, लेकिन पूछना आ गया, मेरे शेयरिंग करनी आ गई, मैं करती हूँ। बहुत लाभ हुआ मुझे, बहुत ज्यादा लाभ। किसी को भी हम फोर्स नहीं करेंगे। और जब मेरे मेडिटेशन स्टार्ट करी थी तो मेरी अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा रहता था, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं कहती थी मेडिटेशन करो, सेम मेरे साथ भी था। अपना काम करो यार, तो हमें भाषण कम दो। मुझे बहुत ही दुख होता था कि मैं क्यों ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है फ्रेंड्स, मैं बहुत दुखी थी एक दिन। हम लोग की बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, फिर जब मैंने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, ऐसे लग रहा था। तो मैं एक दिन लेटी हुई थी आंख बंद करके, मेरे हाथ ऐसे मेरे सर के ऊपर था, और मैं मास्टर से मन ही मन बात कर रही थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं मास्टर से बात कर सकती हूँ क्या। तो मैं मन ही मन मास्टर्स को बोलती हूँ, मास्टर्स ये लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है, क्यों ये लोग मुझे इतना अपोज कर रहे हैं, मुझे इतना अपोजिशन क्यों मिल रहा है। और फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली कि मेरी बात ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं, तो मेरे आसपास मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने ना ब्लैंकेट पहना दिया। मेरी बॉडी वार्म हो गई और मुझे ऐसा लगा मेरे आसपास किसी ने एक ब्लैंकेट डाल दिया। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि मुझे कोई बोल रहा ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, सब ठीक होता जाएगा। और बाकी ऐसा हुआ कि मैंने मेडिटेशन में आई, मेडिटेशन के मार्ग में आई, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड आ गए। मेरा बेटा छोटा था, वो शुरू से ही मेरे साथ रहा ध्यान मार्ग पे। जो बड़ा वाला था उसने नहीं सुनी मेरी बात, आज भी नहीं सुनता, शायद उसने मुझे कुछ लेसन सिखाने। हाँ। तो वो जो आपकी बात नहीं सुन रहा ना, जो आपको अपोज कर रहा है, वो आपके लिए लेसन लेकर आया है।
तो उसको किसी को भी जज करना छोड़ दीजिए। मैं आजकल मैं क्या है कि 1-1.5 महीने से 3 बजे उठ जाती हूँ। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, सुबह से उठ के क्या करती है एकदम ये सब चला के। तो हम अपना रूम बंद कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। आजकल अब कोई मेरे को वो नहीं डालता है, कोई मेरे को इरिटेशन नहीं आता है। मैं करती बस हूँ, हमको अपने मार्ग पर चलना है और हमको ज्यादा किसी को जज नहीं करना, बस हमको ये याद रखना है। चलिए हम अपना मैसेज बीच में ना छोड़ें। अश्वत्थामा जी एक और भी बात बोलते हैं। अश्वत्थामा जी बोलते हैं कि कुछ लोग कुंडलिनी जगाने के पीछे भागते हैं। मेरी कुंडलिनी जाग गई क्या, मैं कौन से चक्र की स्थिति में हूँ, मेरी कुंडलिनी जाग गई। तो कहते हैं कि जब आप अपने सांसों के साथ रहते हैं तो आपको ये कुछ भी करने की, म्यूट कर दीजिए प्रज्ञा जी सबको, अगर आप अपनी सांसों के साथ रहते हैं तो आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कुंडलिनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो हठ योगी होते हैं वो कुंडलिनी के पीछे भागते हैं, और जब आप कुंडलिनी के पीछे भागते हैं आपको सिर्फ कुंडलिनी के बारे में बातें समझ आएंगी। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपको पूरी स्पिरिचुअलिटी में जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पूरी रेंज समझ आएगी। तो स्पिरिचुअलिटी में ये अच्छा रहता है कि आप जो है वो बहुत कुछ सुनो, मतलब सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत पड़े हो कि हाँ जी कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, सब चीजों को पढ़ो, सब चीजों को लर्न करो। तो ये बड़ा पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स। पत्री सर भी यही बोलते हैं। अपने को अनम्यूट कर लें। तो पत्री सर भी यही बात बोलते हैं कि आप कुंडलिनी के पीछे मत भागिए, किसी भी चीज के पीछे मत भागिए। अपनी सिर्फ अपनी नॉर्मल श्वास के साथ रहकर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपका मन शांत हो जाता है, आप बहुत कुछ हो जाता है जब आप अपनी श्वास के साथ रहते हैं। श्वास मैजिक है। बड़ी अमेजिंग बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है श्वास, लेकिन हमने कभी श्वास के बारे में जाना नहीं। ये श्वास की पूरी साइंस है, किताबें हैं पूरी की पूरी सांस के ऊपर कि आपकी सांस कितनी लंबाई होती है, सांस की कितना उसका वजन होता है, कितनी गहराई होती है, कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है। ये सब बातें हम कुछ भी नहीं जानते। हम श्वास की साइंस को बिल्कुल नहीं जानते। अभी हमने सिर्फ श्वास के साथ रहना सीखा है। अभी आगे बहुत जर्नी है फ्रेंड्स। कई मास्टर्स ने मैसेज दिया है इस बुक में कि ये जो लर्निंग की जर्नी है ये अनंत है, ये कहीं रुकती नहीं है, ये कहीं खत्म नहीं होती है जर्नी। ये आप इसमें अनंत जर्नी पर आप चलते रहते हैं। अश्वत्थामा जी कहते हैं बहुत बड़ा यूनिवर्स है, सब कुछ सीखो, सब कुछ सीखो, कोई भी चीज मत छोड़ो। और इस तरह से वो ये बोलते हैं कि आपकी जो ग्रोथ, आपकी बहुत ग्रोथ होगी इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं नारद मुनि अपना मैसेज देने के लिए। प्रज्ञा जी मेरे पास टाइम है? जी जी बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नारद मुनि। नारद मुनि क्या कहते हैं कि मैं जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ। जैसे हमने सुना है अर्थ 3D थी, अब वो 5D हो गई, इस वक्त तो 5D में है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं भी चिरंजीवी हूँ, मैं भी सेम बॉडी में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी बॉडी कभी एज नहीं होती। 35-40 साल के तो मेरी बॉडी रहती है और मेरी बॉडी कभी एज नहीं होती। फ्रेंड्स क्या ये पॉसिबल है कि आपकी बॉडी कभी एज ना हो और आप ऐसे ही रहें? सोचिए। तो जो मैं एक बुक कर रही हूँ स्वाध्याय सीरीज में, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, इस बुक में भी आता है कॉन्सेप्ट कि आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट बना लेना है। कि उसके ऊपर आपकी थॉट्स ही तो है जिसमें सब आपकी जबकि बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी थॉट्स से होता है। आपके जो है एजिंग, डिसीज, सब थॉट्स से आते हैं। तो जब आप अपने थॉट्स को इतनी परफेक्ट रख सके तो हमको क्यों एजिंग आनी चाहिए? सोचने की बात है फ्रेंड्स, कि क्यों एजिंग होनी चाहिए। अगर हमने यही काम करना है, हमने ध्यान ही करना है और हमने ध्यान फैलाना है, तो हमको इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? हम तो इतना ग्रेट काम ऐसे ही कर लेंगे और इंटर डायमेंशन ट्रैवल भी करना सीख जाएंगे, तो हमको मरने की क्या जरूरत है? तो ये क्वेश्चन अब खड़े हैं आज की डेट में, और बड़े सीरियसली आप सोचेंगे तो वाकई मैंने अपने ऊपर ही क्वेश्चन सोचा। मैंने सोचा कि मैं अगर आज मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे क्या रिग्रेट रहेगा? और मेरे पास आंसर है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरी अगर आज डेथ होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो मैं हमेशा करना चाहूंगी, लोगों के साथ ज्ञान बांटना, ध्यान बांटना, यही मेरी भी खुशियां बांटना, यही है। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ मरने की क्या जरूरत है ज्यादा, किसी को भी मरने की क्या जरूरत है? आप यही सोचती मैं भी कि मैं तब तक जिंदा रहना, मुझे जब तक मैं ध्यान बांट सकूंगी, नहीं तो अभी के अभी उठा के ले जाओ। मैंने आपके आज ही एक्सपीरियंस में सुना, आज मैंने आपका एक्सपीरियंस सुना था, आपने वही बात बोली थी। थैंक यू। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने
उनसे पूछा कि आप पहले क्या थे, पिछले जन्मों में आप क्या थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत जन्म लिए, मैं तो भूल भी गए हूँ कि मैंने कितने जन्म लिए, इतने सारे जन्म ले लिए। हाँ, लेकिन मुझे क्या याद है कि मैं हमेशा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना चाहता था। कि जब मैं हमेशा कॉन्शियस था कि मेरी मृत्यु हो रही है और मैं नेक्स्ट बॉडी में आ रहा हूँ। जब आपको ये कॉन्शियसनेस हो जाती है कि हाँ मेरी मृत्यु हो रही है और अब मैं नेक्स्ट बॉडी में, मैं सेम मैं ही हूँ, तो आप ये जानते हैं कि इन सब मैं कॉमन हूँ। ये पहले ये वाला शरीर था, अब ये वाला शरीर था, अब ये वाला शरीर है, लेकिन सब में सेम जो उसके अंदर जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। तो वो कॉन्शियस थे, हमेशा कॉन्शियस अवेयर थे। तो अब वो चिरंजीवी हैं कि वो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। और वो कहते हैं कि मुझे लोगों ने ऐसा मानते हैं ना, नारद मुनि जाके लड़ाइयाँ कराते हैं लोगों की, यहाँ की बात वहां करते हैं। वो कहते हैं मेरे को ये गलत लोगों ने उपाधि दी है, कलह प्रभु की। मैं कलह नहीं कराता, लेकिन मैंने कलह से बहुत कुछ सीखा। ये मेरी लाइफ का एक मिशन था, ये लर्न करना कि एक आपके अंदर एक शैडो साइड है, आपके अंदर ही है वो, आपकी डार्क साइड भी आपके अंदर है, आपकी लाइट साइड भी आपके अंदर है। तो मैंने उन दोनों साइड से बहुत कुछ सीखा। जो आपकी जो डार्कनेस वाली साइड है ना, जहाँ पे आप जो छुपाते हैं बातें जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते, जिससे आप जो आपकी जो डार्क साइड है वो बड़ी, वहां से आपकी बहुत लर्निंग और ग्रोथ होती है अगर आप उसमें जाओ तो। नारद मुनि कहते हैं कि मैं कोई किसी में कलह नहीं कर रहा था, हाँ, लेकिन मैंने कलह से बहुत सीखा कि क्यों कलह होता है और उससे हमारी क्या ग्रोथ होती है। देखिए फ्रेंड्स, हर मास्टर का अपना अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, अपना अपना एरिया जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो नारद मुनि एक्सपर्ट है कि कैसे आप कलह से ग्रो कर सकते हैं। कलह से आप, जो आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ हैं, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वो किस लिए आते हैं? ताकि आप उनको ग्रो कर सकें, आप उन चैलेंजेस से आगे बढ़ सकें। तो वो कलह के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो कलह प्रभु नहीं है, लेकिन उससे उन्होंने बहुत सीखा है। और उन्होंने ये भी कहते हैं कि मैंने इतनी सारी जगह ट्रैवल करके, इतनी सारी डायमेंशंस में ट्रैवल करके ये बात सीखी कि हर जगह मास्टर्स हैं। आप जितना भी ऊंचा चले जाइए, लेकिन हर जगह मास्टर्स हैं। आपसे ऊपर हमेशा मास्टर्स रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। शुरू में आप किसी मास्टर्स के ग्रुप में काम करेंगे, लेकिन बाद में आपको खुद से ही काम करना है। हाँ, मास्टर्स हमेशा होंगे आपको गाइड करने के लिए आपको, लेकिन आपको लेकिन आप जो है खुद ब खुद ही आप काम करेंगे। और आपके अंदर ही क्रिएटिव सेल्फ भी आपके अंदर है, डिस्ट्रक्टिव सेल्फ भी आपके अंदर है। सृजन करने वाला भी आपके अंदर ही है और विध्वंस करने वाला भी आपके अंदर है। ये कबीरदास जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं। वो कहते हैं कि घट माही गंगाराम, घट माही जमुना राम। घट मतलब शरीर, इस शरीर में ही गंगा है, इस शरीर में ही जमुना है, इस शरीर में ही हमारे को बनाने वाला है और इस शरीर में ही हमारे को बिगाड़ने वाला है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी इस डार्क साइड से, अपनी इस शैडो साइड से। और वो कहते हैं कि जो आपकी जो अर्थ के लिए जो लॉ वैलिड है वो है लॉ ऑफ, पहले तो आप लॉ ऑफ इनकार्नेशन कि आप बार बार शरीर लेंगे। कब तक शरीर लेंगे? जब तक आपको एक पर्टिकुलर जब तक आपको लेसन समझ नहीं आ जाते। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपका आएगा लॉ ऑफ कर्मा। तो कर्मा क्या है? कर्मा क्या है फ्रेंड्स? कोई बताएगा आप में से कर्मा क्या है? कर्म बंधन में हम सब बंधे हुए हैं, हम मानते हैं इस बात को। कर्म क्या है? कोई बताइए आप में से। हम सब बोलते हैं ना बुरे कर्म है, ऐसे कर्म बहुत बुरे हैं, ऐसे कर्म बहुत अच्छे हैं। कर्म क्या है? अज्ञानता ही कर्मा है, एक तरह का अज्ञानता। When we are not having knowledge, proper knowledge is one of the main karma in which we are flowing unknowingly. Okay, friends, कर्मा का एक ही प्रिंसिपल है कि आपको सिखाए। जो आपकी जो गड़बड़ थिंकिंग है, जिससे कि आपकी थिंकिंग से ही आपकी डेस्टिनी बनती है। तो जो आपकी गड़बड़ थिंकिंग है वो तब तक आपके वो कर्मा तब तक है जब तक आप अपने उस थिंकिंग को ठीक नहीं कर लेते। जैसे आपको बात समझ आ गई, जैसे आपको समझ आ गया कि ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की है, ये लोग मेरी लाइफ में मेरे ही कारण है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है ये सिचुएशन, उसी वक्त आप कर्मा से कहते ना छूट तो नहीं जाते टोटली, लेकिन आप कर्मा की पकड़ आप पे बहुत ढीली होती जाती है, क्योंकि आप अपनी थॉट की पावर को समझने लग जाते हैं। अब आप सब मेडिटेटर्स हैं, आप सब जानते हैं कि मैं क्या थॉट सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए मुझे। आप उसी टाइम पे आप अपनी थॉट को करेक्ट करके पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नेगेटिव थॉट में आते हैं, हमको कभी गुस्सा नहीं आती, लेकिन हम उसको उस पर काम करना आगे। तो आपको किसी पर कितना भी गुस्सा है, आप अपने आप को ये समझा, आप अपने आप को थिंकिंग से अपने आप को ये बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये मैंने इस सिचुएशन को
क्रिएट किया। फ्रेंड्स अब तो बहुत मजेदार होता है मेरे साथ क्या होता है कि मुझे किसी में बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सिचुएशन तो किसी रीजन से ही आई है। मैं मास्टर्स को थैंक यू करती हूँ कि मास्टर्स आप लोग कितनी मेहनत करते हैं सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि मेरा इसके साथ झगड़ा हो, 2-4 मैं बात बोलूं तब, क्योंकि मुझे लेसन सीखना है। तो मैं हमेशा मास्टर्स को थैंक यू करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग लेसन सीखे फ्रेंड्स, इसके लिए मास्टर्स मेहनत करते हैं। आपकी जिसके साथ भी लड़ाई हो रही है ना, जिस सिचुएशन में भी आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर से आपको कुछ भी हो रहा है, तो वो सिचुएशन क्रिएट की गई है। वो कौन क्रिएट कर रहा है? आपकी थिंकिंग और मास्टर्स की हेल्प से वो सिचुएशन क्रिएट होती है, ताकि आप ये देख सके कि उस सिचुएशन में मेरी लर्निंग क्या है, मेरा लेसन क्या है। तो उसी मोमेंट पे आपको अब गुस्सा कैसे आ सकता है जब आप जानते हैं कि सिचुएशन आपके फायदे के लिए क्रिएट की जा रही है। कैसे आप किसी पर गुस्सा करोगे? आपने सिचुएशन क्रिएट करी है, मास्टर्स ने सारी सिचुएशन अरेंज करी है कि आप आओगे, एक तरफ से आपके हस्बैंड आएंगे, वो आप पे चिल्लाएंगे, 5 बातें वो बोलेंगे, 10 बातें आप बोलोगे, जो भी आए, हस्बैंड आएगा, आपकी सास आए या कोई भी आए या आपकी बहू आए, जो भी आए, तो वो सिचुएशन फ्रेंड्स क्रिएट की गई है। एक तो आपकी थिंकिंग में, दूसरा मास्टर्स पूरी सिचुएशन आपके लिए प्लान करके रखते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे इसको ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर बहुत ईगो बहुत ज्यादा है, अहम बहुत ज्यादा है, इसने अभी तक अपनी जेलसी को अपने जेलसी से लेसन नहीं लिया, अभी तक ये जेलस है। तो आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट की गई है, हमेशा धन्यवाद कीजिए। लाइफ में जितने डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। मीठे पलों से आप ग्रो नहीं करते। जो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, ग्रोथ वहीं से है। और अल्टीमेटली हम सब यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रो करने के लिए आए हैं। आप विमेन सिर्फ शरीर से हैं, हम सभी विमेन या मैन हम सिर्फ शरीर से हैं। अल्टीमेटली तो हम सब आत्मा है, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है ना। तो अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई बॉडी से करना या अपने आप को किसी भी रोल से ज्यादा आइडेंटिफाई मत कीजिए। आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। और मास्टर्स को हमेशा धन्यवाद दीजिए जब भी कोई डिफिकल्टी हो। ये बात हमें याद रखिएगा कि सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई ताकि आप कुछ सीखें, आप आगे बढ़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने कुछ मास्टर्स को आज कवर किया। प्रज्ञा जी, आई थिंक आप 5:20 हो गए हैं, तो हमको सेशन को क्या बोलते हैं आप? हमारा टाइम क्या है सेशन का? हम 5:30 तक ले लेते हैं। आप देखिए आप कंफर्टेबल है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि हम 1-2 मास्टर्स और ले 1-2 और ले लेते हैं बस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मास्टर आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो पीएमसी में सुनने से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत क्लियर हो रही है बातें, थैंक यू। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं मास्टर जनक। जनक कौन थे बताइए? सीता के पिताजी, सीता के फादर। तो जनक, राजा जनक आते हैं और राजा जनक अपनी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुल में जो जनक कुल था, उसमें सभी के घर में एक बड़ा कॉमन ट्रेंड था कि सभी के घर में मेल संतान एक ही होते थे और वो राजा बनते थे। लेकिन हमको बचपन से ही ध्यान में लाया जाता था और फिर उसके बाद हमको किंगडम में भेजा जाता था कि अब तुम जाकर राजा बनो। तो फ्रेंड्स, कि कितना जरूरी है आप सोचिए। आज की डेट में हम बोलते हैं हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, हम बोलते हैं कि ये सब लोग खाते पीते हैं, ये गलत काम करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में ध्यान नहीं आया। क्योंकि राजा जनक के टाइम में, राजा राम के टाइम में उनकी लाइफ में दोनों चीजें थी। क्योंकि आपको हर चीज को बैलेंस करना है और हर चीज को आपको ये समझना है कि मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ। ये अभी के लिए रोल है, जरूरी नहीं है रोल हमेशा के लिए रहेगा। अभी के लिए ये रोल है, इसको अच्छे से निभाओ, जो इसके लेसन है वो अच्छे से सीखो। तो कितना ज्यादा वो लोग एडवांस थे हम लोगों से कि शुरू से ही अपने बच्चों को ध्यान में डालते थे। और उसके बाद चाहे वो राजा बने, चाहे वो कुछ भी बने अपनी लाइफ में, तो राजा जनक को शुरू से ही बचपन से ही ध्यान सिखाया गया। हाँ, उनको बहुत ज्यादा ध्यान करने का मन करता था। उनको उनके पिताजी ने परमिशन दी कि हाँ तुम ज्यादा ध्यान करो, लेकिन उसके बाद तुम आ जाना किंगडम में। और सीता के बारे में बताते हैं कि सीता जब बहुत एडवांस मास्टर थी। अपने जितने भी आपके आसपास पंच तत्व होते हैं, आपके आसपास अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सभी के तत्व हैं, छोटे छोटे आपके कण हैं, तो उन कणों से वो खुद ब खुद अपनी बॉडी बना लेती थी। सीता इतनी एडवांस मास्टर थी, उसको एक गर्भ की जरूरत नहीं थी पैदा होने के लिए। उसने अपनी बॉडी को खुद ब खुद क्रिएट किया, इन्हीं तत्वों से खुद ब खुद क्रिएट किया। तो सीता एक बहुत ज्यादा एडवांस मास्टर थी। तो उनसे सी अरुणा पूछती है, तो आप राम के बारे में क्या सोचते हैं? राम का लाइफ का डिजाइन क्या था? कहते हैं राम के लाइफ का डिजाइन था अपने पेरेंट्स की बात को सुनना और बाकी मेडिटेटर्स को प्रोटेक्ट करना। राजा राम हमेशा जंगलों में जाते थे लड़ने के लिए कि जो राक्षस लोग तंग कर रहे थे मेडिटेटर्स को, उनको
उनको वो खत्म करते थे, क्योंकि वो मेडिटेटर्स की मदद करने के लिए आए थे अर्थ पे। और रावण की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए सीता माँ और रामचंद्र जी दोनों आए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही मास्टर्स, नहीं तो बहुत ओवरडोज हो जाएगा आप सभी के लिए। आज हमने 7 ही मास्टर्स किए हैं, तो देखते हैं हम कितने मास्टर्स और कवर करते हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, नाइस। बहुत नॉलेजेबल था, बहुत नॉलेज मिली आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आपने मुझे बुलाया और मुझे इस बुक को करने का मौका दिया। और आज ये बुक तो मैंने आपको बताया था ना, पत्री सर खुद आकर के, जब मैं फ्लायर बना रही थी आपका, तो खुद आए और इस बुक पे बैठ गए कि इस साइड में मुझे बैठाओ। जिस दिन हमने डिसाइड किया ये बुक करना है, तो मुझे लगा पीएमसी में हो रही है, क्या होगा। अगले दिन ध्यान में बैठी थी तो अपने आप ही वो आए। पहले 3-4 चीजें आती हैं, वो चली जाती है, उसके बाद वो आते हैं और एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं कि यहाँ रखो मुझे। मैं समझ गई ये तो एक दिन में सेशन नहीं होने वाला, और वो कुछ इनके मुंह से, काजल जी के मुंह से हमें कुछ और ही मैसेज देने वाले हैं। इसलिए इतना अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा मैम आप आए काजल जी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला इस किताब की लर्निंग को शेयर करने का। ये तो एक जो लर्निंग है, ये सारी सेक्रेड लर्निंग है। अब हम सबको जाननी है ये सेक्रेड बातें। पहले ये सब किताबों में छुपी हुई होती थी, और हम किताब खोलते भी थे कि वो संस्कृत में होती थी, इतनी मोटी तरह। लेकिन अब हम जो है, हम एक इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज में हम तक सब तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। और हम अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो सभी मास्टर्स के मैसेजेस को हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। यस, कोई कुछ एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं क्या काजल जी? फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच मैम, आपने इस बुक का स्वाध्याय लिया, बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने बहुत थोड़ी सी ही पढ़ी है इसको, बट आपने जो जो इस बुक के बारे में बताया है, एब्सोल्युटली इतने सारे मास्टर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका खुद का, अमेजिंग। बहुत ये बुक अपने पास होनी चाहिए, और हर महीने हमें इस बुक को दोबारा पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट कुछ कुछ मैसेजेस निकाल के पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ है, प्रज्ञा जी मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ। किसी को चाहिए, अगर आप बुक खरीद के पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, मैं अपने ग्रुप में आत्म जागृति में फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो। डेफिनेटली। यस, ठीक है फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से बताया, मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी। फिर भी कोई पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नो मैम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू काजल जी वंस अगेन। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, वेट करेंगे। मिलते हैं। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू।